क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ के प्रति एक आकर्षण बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने एक चुनाव जीता है और ऐसा मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव में भी वो विपक्ष के मुकाबले बहुत कमजोर नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी। हम लोग आज इसलिए आपके सामने आए हैं और कुछ अंतराल के बाद आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया के तौर पर अपने 8 साल पूरे करने जा रहे हैं। जाहिर है ऐसे में चर्चा जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने पिछले 8 सालों में क्या किया है, उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, उत्तर प्रदेश की क्या आकांक्षाएं हैं, इस पर भी बात होगी। और बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवादों में क्यों रहे। पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया में रहकर अपनी एक अलग सियासी शैली विकसित की है। कम प्रशासनिक अनुभव के बावजूद यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने काम से पूरे प्रदेश में और देश में एक छाप छोड़ी है। कल वे मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 8 साल पूरे कर लेंगे। सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया के तौर पर उनकी उपलब्धियां बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीएम के तौर पर वे पूरी तरह से कामयाब ही माने जाते हैं। उनकी कार्यशैली को लेकर जब तक कई सवाल भी उठे हैं। न केवल विपक्ष ने बल्कि अदालत ने बुलडोजर के उपयोग को लेकर उनके फैसलों को निशाने पर लिया। आज जब मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो इसका विश्लेषण जरूरी है। तो कोशिश है कि उनके काम के सभी पहलुओं पर एक सार्थक चर्चा पेश की जाए। तो रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रामदत्त जी से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं जरा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोकेशन पर लेकर चलता हूं ताकि हम लोग देख सकें कि वहां क्या माहौल है। तो रामदत्त जी से मैं पहली प्रतिक्रिया भी लूंगा। तो ये तस्वीर है वहां की। रामदत्त जी, आप कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल को? देखिए, संक्षेप में मैं ये कहूं तो उन्होंने जो उनके अपने मतदाता हैं, जो हिंदुत्व से प्रेरित मतदाता कह सकते हैं, तो उनको कंसोलिडेट किया है। मतलब वो योगी जी की अपनी छवि भी जो पार्टी के अंदर हिंदुत्व के एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उभरी है। बल्कि कुछ मायनों में तो मोदी जी से ज्यादा। लेकिन दूसरा ये कंट्रास्ट ये है कि एक तरफ योगी जी अपने समर्थकों के बीच में पॉपुलर हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों के बीच में कहीं न कहीं नाराजगी है। और उसका कारण यह है कि उन तक पहुंच नहीं है लोगों की। लोगों का कहना है कि सुनवाई नहीं है। और ये भी लोग कहते हैं कि उनके अपनी कोई टीम नहीं बन पाई अभी तक 8 साल में। वो जो एक सोलो परफॉर्मर हैं, अकेले दिन रात जुटे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी सादगी से रहते हैं, तख्त पर सोते हैं और अभी यंग हैं, ऊर्जा है, मेहनत करते हैं। हमेशा जो है वो कहीं न कहीं किसी जिले के दौरे पे रहते हैं। और कुंभ में तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और प्रतिष्ठा लगा दी और उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट भी वो मानते हैं, क्योंकि इतने लोगों को देश और विदेश से मोबिलाइज करके वो ले आ सके। और उससे शायद उनको लगता है कि पार्टी की ताकत बढ़ेगी और उनकी इंडिविजुअल जो लोकप्रियता बढ़ेगी। तो मोटे तौर पे तो मैं ये कह सकता हूँ। इसके अलावा लोग ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी जी ने मुस्तैदी से काम किया है और ज्यादातर लोगों का मानना है कि पहले से बेहतर स्थिति है। हालांकि अभी भी अगर आप अखबार देखें तो क्राइम की घटनाएं जो है, मर्डर है, रेप है, ये भरे पड़े रहते हैं। लेकिन
तब भी उनके समर्थकों का मानना है कि पहले से बेहतर है, अब उस तरह किडनैपिंग नहीं हो रही, कुछ मामलों में बेहतर है। एक बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है भ्रष्टाचार का मामला। अभी उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले पर एक आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया है और वो आईएएस ऑफिसर मोदी जी, योगी जी के ही करीबी माने जाते थे और बहुत सेंसिटिव पोस्ट उनको बराबर मिलती रही, एलडीए के वीसी लखनऊ और डीएम और जो निवेश विभाग है उसके सचिव, तो उनको सस्पेंड किया है। लेकिन ये एक परसेप्शन है कि योगी जी के बारे में खुद तो कोई मतलब दाग नहीं है, लेकिन वो सरकार में, प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए हैं और लोगों को मतलब काम कराने के लिए सरकारी अफसरों से रिश्वत देनी पड़ती है और उसका वो सिद्ध भी हो गया। और लखनऊ में ही रहते हुए जिस तरह से अभिषेक प्रकाश ने या वो कहते हैं कि जहां-जहां उनकी पोस्टिंग रही खूब कमाया, लखनऊ में ही बड़े-बड़े बंगले बनवाए और संपत्ति अर्जित की, बिल्डर्स को प्रमोट किया और जो नहीं पैसा देते उनके काम रोक देते थे। तो इससे ये भी साबित होता है कि शायद योगी जी को परख नहीं है अफसरों की के बारे में, कौन कैसा अफसर है। और दूसरा जो ऑफिसर से हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि भाई ऑलमोस्ट वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो अपनी सुनाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं। तो ये और एक चीज और भी है, मैं चाहता एक हूँ चीज लोग जब छोटी सी बोलने जा रहे हैं। छोटी सी मैं बता दूं बस। अब ब्यूरोक्रेसी का ये कहना है अफसरों का कि वो छुट्टी के दिन हो, रात में, दिन में हमेशा मीटिंग में बुला लेते हैं, तो उनके ब्यूरोक्रेट्स के परिवार भी खुश नहीं रहते और वो भी खुश नहीं रहते बेचारे। बड़े तमाम लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी हो गई है इस चलते, क्योंकि योगी जी का तो स्टेमिना बहुत ज्यादा है और जी, ऑफिसर्स को अपनी फैमिली भी देखनी है। योगी जी के बारे में हम और बात करेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक सियासी शैली विकसित की है, मोदी की छाया में रहते हुए मोदी से अलग एक शैली भी अपनी विकसित की है और पार्टी के भीतर उनकी एक अलग छवि है, विपक्ष ने उनकी एक अलग छवि बनाई है और जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी एक ऐसी छवि गढ़ी है और उन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी 8 साल के जो उनकी उपलब्धियां हैं उस पर तो वीडियो दिखाया गया, अधिकारियों ने बोला, लेकिन वो खुद क्या कह रहे हैं जरा हम वो दिखाना चाहते हैं। सुनिए। जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सब को उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे।
तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी, लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। फिर लौटेंगे मुख्यमंत्री के पास जब वो अपनी बात रख रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं, और हम एक बार फिर उनके पास लौटेंगे कि उन्होंने और क्या क्या कहा है। बल्कि जो मुख्यमंत्री ने आज दावे किए हैं कि 8 सालों में उन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उससे पहले सेवा, सुरक्षा और सुशासन का एक नारा दिया गया, कह सकते हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश को एक बार फिर चुनाव में जाना है, तो बहुत सारे सवाल होंगे। और कैसे 8 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाए, कैसे ये बात रखी जाए कि योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बार शासन रिपीट किया, लगातार दूसरी बार सत्ता में आए। उसके अलावा जो मैंने बात की पहले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद अपनी एक नई छवि बनाई, और वो छवि इतनी बड़ी हो गई है कि पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर चर्चा भी होती है कि क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं योगी आदित्यनाथ की सियासत को लेकर, और हम उस पर रामदत्त जी की राय जानेंगे। योगी आदित्यनाथ तो अपने दावे करेंगे ही कि उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया है, लेकिन बहुत अच्छा होते हुए भी बहुत सरकारें जो है जनता के जो उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं उन पर उस तरह से खरा नहीं उतर पाती हैं। योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी कमियों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता में एक प्रतिक्रिया भी होती है, और खासतौर पर नौजवानों में, बेरोजगारों में, जो हम लोग देखते रहे हैं कि पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने, भले ही अभी जब वो अपनी बात रख रहे थे तो वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति कर ली है, लेकिन बेरोजगारों के सवाल पर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक अभी भी असंतोष बना हुआ है, और बहुत सारे जो जॉब्स की जो वैकेंसीज निकली हुई वो पूरी नहीं हो पाई, वो प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई। तो ये भी एक सवाल है। मैं सिर्फ नकारात्मक बातें नहीं करूंगा, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि ये है कि एक मैसेज ये गया है जरूर कि वो अपराधियों के साथ सख्ती से निपटते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात रामदत्त जी ने भी की थी अपने ओपनिंग में, जब उनसे मैंने पहली प्रतिक्रिया ली थी तो उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून पर, व्यवस्था पर काबू उन्होंने पाया। लेकिन रामदत्त जी, जब हम देखते हैं, पहले हम लॉ एंड ऑर्डर को ही बात कर लेते हैं, देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर एक परसेप्शन तो बनाया उन्होंने कि अपराधियों के खिलाफ है, लेकिन एक सवाल हमेशा ये भी रहा कि वो टारगेटेड रहे और कुछ लोगों के प्रति उदार भी दिखाई दिए, कुछ अपराधियों के प्रति, और ये आरोप सरकार पर लगा। तो उसको कैसे आप देखते हैं? और इसके बावजूद जनता ने उनको पसंद किया है कि भाई वो एक सख्त प्रशासक है। देखिए एक कटु सत्य ये है कि समाज काफी दिनों से, और बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसकी वजह से सोसाइटी पोलराइज्ड है। अब उस पोलराइज सोसाइटी के हिसाब से, जैसे आपने कहा ना, टारगेटेड, तो कुछ खास कम्युनिटी के जो माफिया रहे चर्चित, और उनका डेफिनेटली टेरर था, लोग परेशान थे, उनको योगी जी ने एलिमिनेट कराया। अब उसमें कई तत्व हैं कि मतलब उन्होंने अपने ढंग से उनको एलिमिनेट कराया। किसी की गाड़ी पलट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी को हॉस्पिटल जा रहा था तो किसी ने मार दिया, किसी को कहते हैं जेल में जहर खाने में मिल गया। तो उससे वो तबका खुश है जो उनका सपोर्टर है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो आम क्राइम है, जैसे अभी देखिए मेरठ में मर्डर हो गया, लखनऊ में इतना सनसनीखेज घटना हो गई, एक महिला आ रही थी इंटरव्यू देके, रात में उसके साथ हुआ। तो जो आम लोगों के साथ कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं छिनैती हो रही है, उस पे पुलिसिंग पे काबू मतलब एक तरह से नहीं है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी ने पुलिस कमिश्नरेट की जो व्यवस्था करी है तमाम बड़े शहरों में,
उससे पुलिस का अत्याचार भी बढ़ा है, पुलिस निरंकुश भी हो गई है और उस पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मजिस्ट्रेसी का कंट्रोल होता था पहले, सुपरविजन, वो खत्म हुआ है। तो बहुत सारी बातें। और हाँ, आपने जो इशारा किया कि भाई जो एक पर्टिकुलर खास बिरादरी के माफिया हैं, उनको एक तरह से उनके राइवल्स पे तो कार्रवाई हुई, उन पे कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको एक तरह से प्रोत्साहन है, खुली छूट है, ये भी लोग आरोप लगाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके मिक्स है, और जो शुरू में लगता था कि हाँ काफी कंट्रोल है, इधर थोड़ा ढीला लग रहा है मामला। एक चीज और योगी आदित्यनाथ के साथ रहा कि उन्होंने मोदी की छाया में अपनी शैली तो विकसित की, लेकिन अपने जो पैरेलल, जैसे उत्तर प्रदेश से जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो जातीय समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। पहली बार वाले में आपने देखा कि दिनेश शर्मा को बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। तो उन्होंने कभी भी अपने जो सहयोगियों की परवाह नहीं की। उत्तर प्रदेश में एक शैली विकसित तो हुई, लेकिन योगी राज कायम हुआ, एक डेमोक्रेटिक राज कायम नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक सुगबुगाहट हमेशा रही कि योगी आदित्यनाथ किसी की सुन नहीं रहे, अपने भीतर के लोगों की नहीं सुन रहे। तो इसके बावजूद वो दूसरी बार चुनाव जीते। तो इसको कैसे देखा जाए कि क्या मैंने उनके कहा कि कार्यशैली पर केंद्र की मुहर है? वही मैंने कहा कि वोटर तो एक खुश है, नंबर 1। कार्यकर्ता या विधायक, कोई सांसद नाराज है, तो वोटर खुश है। और एक पर्टिकुलर जो पोलराइज सोसाइटी है, उसमें जो योगी जी के समर्थक हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, वो उनको ये डर दिखाते हैं कि देखिए साहब, पहले अगर मायावती की सरकार थी या अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो कुछ खास वर्गों को बहुत मतलब वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि साहब मुस्लिम और यादव जो है वो बहुत उनको ज्यादा मतलब तवज्जो मिलती थी, प्रश्रय मिलता था। तो अब ये लोग खुश हैं कि योगी जी जो हैं वो उनके शब्दों में कोट एंड कोट कि मुस्लिम कम्युनिटी और यादवों को टाइट रखते हैं। तो अब ये एक सैडिस्टिक प्लेजर है, कहते हैं ना कि एक परपीड़ा, कि दूसरों को हमें कुछ फायदा हो ना हो, हम जिससे चिढ़ते हैं विरोधी, उसको उसकी खाट खड़ी करते हैं योगी जी। तो ये एक जो सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है लोगों को। नहीं, और लेकिन रामदत्त जी, एक ऐसा मतलब मैसेज भी गया है और एक ऐसा आमतौर पर दिखता भी है ऊपर से कि योगी आदित्यनाथ जो अभी दावा भी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर लौटा, लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर लौटा, कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में एक अलग परसेप्शन है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि कई इन्वेस्टर मीट किए गए। ठीक है, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं या विपक्ष उनकी आलोचना कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, जितना बड़ा दावा किया गया उस लेवल पर कामयाब नहीं हो गया हुआ। लेकिन पहले से परिस्थितियां, अगर आपने तो चूंकि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो क्या आप पाते हैं कि उस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसानों को संतुष्टि के क्षेत्र में या उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल के क्षेत्र में कुछ थोड़ा बढ़ोतरी दिखाई देती है आपको? नहीं, जो आपने कहा परसेप्शन, तो परसेप्शन जरूर बना है, क्योंकि लगातार मीडिया पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है मोदी जी और योगी जी का। तो लगातार टीवी पर, और खास करके ज्यादातर जो टीवी चैनल्स हैं वो सरकार समर्थक हैं, अखबार ज्यादातर सरकार समर्थक हैं। तो उससे परसेप्शन तो बना है, लेकिन जमीन पे अब किसानों का जो खास करके मतलब उनकी सबसे बड़ी ये है क्राइसिस कि भाई उनके उपज का सही दाम नहीं मिलता। तो इस पे तो कोई बड़ा काम नहीं हो पाया है। दूसरा, जैसे आप देख लीजिए कि आप आज ही का देख लीजिए, अगर आप उठा करके अपना मोबाइल आपके पास होगा, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसमें योगी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रसारित हो रही है, उसमें नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उसमें किस तरह के कमेंट आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उसको पढ़ के सुना दीजिए कि अब टीचर्स जो है 8-10 साल से टीचर्स जो है वो यंग लोग जो है वो ट्रेनिंग लिए हुए भर्ती है बीएड और टीटी की, और भर्ती नहीं हो रही है।
लोग कह रहे हैं कि भाई जो चौकीदार है, जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके वेतन वगैरह या उनकी सुविधाएं नहीं हो रही। शिक्षा मित्र अभी भी परेशान है। तो एक परसेप्शन तो बना है, वो परसेप्शन मीडिया की वजह से। कई बार क्या होता है कि हम खुद एक फाल्स धोखे में आ जाते हैं। रोज रोज हम प्रचार देखते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये हमारा पेड प्रचार है। तो कई बार इस तरह का परसेप्शन तो जरूर बना है, लेकिन एक्चुअल में भाई देखिए, आपके दोनों बेटे भी बाहर काम कर रहे हैं, मेरे भी बेटे भी बाहर काम कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए ना, यूपी में पढ़े लिखे लोगों के लिए या गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार का क्या साधन है? क्यों लोगों को सूरत जाना पड़ता है? क्यों लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है? क्यों लोगों को पंजाब जाना पड़ता है? तो वो जो एक्चुअली जो हमारा हुनर है, बेसिकली कारण क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजी और नए उद्योग हैं वो पुश करते हैं, चाहते हैं कि आना, ठीक है, उनको सरकार बढ़ावा दे रही है। लेकिन हमारी जो पुराने हुनर है, योगी जी के ही क्षेत्र में ले लीजिए, वहां बुनकरों का इतना जबरदस्त नेटवर्क है, और कपड़ा बुनने का टांडा से आप ले लीजिए, और खलीलाबाद ले लीजिए, मगहर ले लीजिए, मऊ ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए। अब उनको क्या सुविधा दे रही? हमारी जो कताई मिलें थी, जो धागा प्रोवाइड करती थी बुनकरों को, उनमें अब कुछ और होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिन फील्ड में हमारे जो, क्योंकि अब जो लोग 40 साल 50 साल के हो गए हैं, उनको आप नई क्या स्किल सिखाएंगे? तो कम से कम उनको दीजिए। दूसरे, अब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनसे जो पढ़ के लड़के निकल रहे हैं तमाम, 10-12 हजार की नौकरी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, एमबीए मारे मारे घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक शिक्षा में बुनियादी बदलाव नहीं होगा, तब तक आप कहते रहिए। जो नई इंडस्ट्री मान लीजिए आती भी है, हाईली टेक्निकल, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? बल्कि अब तो उल्टा हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो रोजगार था भी, वो खत्म हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि हम जो जिस जिस जो हुनर है हमारे पास, उसके उपयुक्त हम कामों को हम बढ़ावा दें। हम जैसे अब लकड़ी का ही आप देख लीजिए कि हम मलेशिया से, इंडोनेशिया से फर्नीचर आयात हो रहा है, जबकि हमारे पास खुद बहुत इस तरह कारीगर है, सहारनपुर का है, उसको हम उतना प्रोत्साहन नहीं दे पा नहीं, रहे हैं। लेकिन योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हर जिले पर ध्यान दिया है, और हर जिले में जो अलग अलग उनके उत्पाद हैं, उनके जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाया, और उससे फायदा भी मिल रहा है, और आंकड़ों में वो दिखाई भी देता है। लेकिन ठीक है, आप ये कह नहीं रहे नहीं, हैं आप कि सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, उनके पहले एक सेक्रेटरी थे नवनीत सहगल, तो जी उन लोगों ने एक अच्छी बात की कि जो हर जिले का उत्पाद है उसकी पहचान तो कराई। मान लीजिए मैं कहता हूँ काला नमक चावल है सिद्धार्थनगर का, उसको आपने पहचान दिलाई, उसको आपने थोड़ा प्रचार किया, लेकिन क्या उसका उत्पादन बढ़ा है? उधर गोरखपुर, आपको क्या लखनऊ में काला नमक चावल आसानी से मिल सकता है? ये सोचने की बात है ना। या जी दूसरे, मतलब बहुत सारी चीजें इस तरह की है कि आप प्रचार तो कर रहे हैं, सहारनपुर में लकड़ी का है, भदोही में कालीन का है, लेकिन आप उनको स्पेसिफिक क्या सहूलियत दे रहे हैं, और उसमें कौन सा पॉलिसी चेंज किया है आपने, या क्या किया? हाँ ठीक है, आपको मालूम है कि वहां काम हो रहा है, पीतल का कहीं काम हो रहा है, कहीं फिरोजाबाद में कुछ हो रहा है, तो आपने उसको प्रचार में तो शामिल कर लिया, लेकिन आपने उसको एडिशनल इंसेंटिव क्या दिया? इस समय मार्केट में इतनी मारामारी है, और खास करके चीन इतना सस्ता सामान बना के भेज रहा है, तो अगर हम उत्पादन, तो क्यों हम फिर चीन का सामान हर चीज में हमें क्यों खरीदना पड़ रहा है? तो वो हमें देखना पड़ेगा। और हम दूसरे, हम बीए एमए बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चे एमए करके फिर चपरासगिरी की नौकरी जो निकलती है सचिवालय में, तो उसमें पीएचडी भी अप्लाई करता है। हेल्थ में भी आप देख लीजिए कि नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैपिटल इंटेंसिव काम है, वो खूब हो रहे हैं, क्योंकि उसमें ठेका दीजिए और काम हो जाता है। लेकिन जो सेवा का काम है, कि जैसे टीचर्स आप नहीं रख रहे, डॉक्टर्स की आपकी कमी है हर जगह, तो वर्कर्स नहीं, आपके ब्लॉक खाली पड़े हैं, वहां ब्लॉक जो डेवलपमेंट है, अब देखिए एक एक जो सचिव है, वो कई कई गांवों का काम है उसके पास, और पैसा लूट रहे हैं। तहसीलों में स्टाफ नहीं है।
तो हमारा जो एक्चुअली गवर्नेंस है वो है आम आदमी के लिए क्या है, ब्लॉक है, तहसील है, थाना है, अस्पताल है, स्कूल है। जब तक इनमें लेकिन सुधार नहीं होगा तब तक आप जी जी लेकिन लेकिन रामदत्त जी, इतनी आलोचना है, इतना सब कुछ है, मतलब बहुत सारी कमियां हैं जिसमें आप जो बता रहे हैं, बहुत सारी कमियां वास्तविक सच्चाई भी है। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ के प्रति एक आकर्षण बना हुआ है? योगी आदित्यनाथ ने एक चुनाव जीता है और ऐसा मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव में भी वो विपक्ष के मुकाबले बहुत कमजोर नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कमजोर नहीं है, ठीक है, वो नहीं एक कमजोर पिच पे आ बिल्कुल गए आप हैं। सही कह रहे पहले से हैं। स्थितियां वैसी नहीं है, लेकिन आप सही वो कौन सी वजह सही है? सही कह रहे हैं। दरअसल विपक्ष और नाकारा है। विपक्ष तो जो है, आप देखिए कि विपक्ष तो जनता के बीच जा नहीं रहा है। विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठा है कि जब पब्लिक नाराज होगी तो हमको वोट देगी। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि विपक्ष के पास कोई अल्टरनेट पॉलिसी नहीं है। केवल सरकार की आलोचना करने के अलावा उनके पास कोई अल्टरनेट पॉलिसी नहीं है। विपक्ष चूंकि खुद सरकार में रहे हैं, लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, तो उनके आलोचना का बहुत असर नहीं होता। तो विपक्ष तो खुद ही बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है और वो सोचते हैं कि खाली सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना या जातीय गोलबंदी करके, पीडीए करके हम चुनाव जीत लेंगे। तो ऐसे होता नहीं है। मतलब ये काफी एक मुश्किल काम है। हो सकता है उससे आप कुछ सीटें कम कर दें, लेकिन जब हम विपक्ष की चर्चा करेंगे तो हम विपक्ष के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि विपक्ष तो और भी नाकारा है। जनता का कौन सा, आप देखिए, आज अगर विपक्ष सक्रिय होता, एक्टिव होता, तो किसानों को, बेरोजगारों को, शिक्षा मित्रों को अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी पड़ती ना। विपक्ष आम जो जनता है उसकी लड़ाई कहाँ लड़ रहा है, उनके मुद्दे कहाँ उठा पा रहा है, वो एक अलग समस्या है। लेकिन देखिए, योगी जी की और बीजेपी की जीत का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, उन्होंने सोसाइटी को पोलराइज कर लिया है। और एक तबका हिंदुओं का है, जैसा मैंने पहले कहा, कि उनको सिर्फ इसी बात से खुशी है। आप बात करिए, लोगों कहते हैं कि ये मुसलमानों को दबा के रखते हैं, ये यादवों को दबा के रखते हैं। बस ये एक प्लेजर का, ये एक उनको सबसे बड़ा प्लस एक पॉइंट एक है। सुख है, एक राजनीतिक सुख है हाँ, कि हमने और इनको एक, वोट करके सत्ता में वापस ला दिया है, तो इतना मिनिमम ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट हाँ, पूरी हो तो जाएगी। वो अपने मोहल्ले में और गांव में देखते हैं कि भाई, जो पहले उनको लगता है कि भाई मुस्लिम और यादव जो गठजोड़ था वो प्रशासन पे बहुत हावी था, वो कुछ भी करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, तमाम किडनैपिंग होती थी, तमाम रैंसम वसूला जाता था दुकानदारों से। तो उनको लगता है चलिए इतनी ही राहत मिली। और भाई दूसरा ये है कि भाई उन्होंने जो कुछ बड़े माफिया हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको मतलब किसी तरह से एलिमिनेट कराया। अब उसमें आप बहस कर सकते हैं कि वो संवैधानिक प्रक्रिया थी, नहीं थी, लेकिन लोगों को लगता है कि ठीक है, किसी तरह कराया। इसके अलावा जैसे राम मंदिर बना, तो अब बहुत सारा जो तबका था है, जो उसके लिए खुशी की बड़ी बात है। जैसे जो बनारस में कॉरिडोर बना, तो एक तबका है उसके लिए वो बड़ी चीज है। देखिए, जो खाते पीते मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए वो समस्या नहीं है कि भाई बेरोजगारी। अच्छा, जो गरीब हैं उनके लिए 5 किलो अनाज है, उनके लिए शौचालय फ्री का है, उनके लिए मकान मिल रहा है, उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। तो एक जो लाभार्थी वर्ग भी खड़ा किया है कि जिनको लगता है कि भाई चलिए सरकार से कुछ तो मिल रहा है हमको। तो इस तरह से उन्होंने अपने सपोर्टर खड़े किए हैं। एक तो सोसाइटी पोलराइज है, और दूसरे जो जी गरीब तबका है, मुसलमान है, उसको भी लगता है चलो कुछ नहीं, हमें राशन तो मिल ही रहा है, मकान तो मिल ही रहा है, शौचालय तो मिल ही रहा है। तो मुसलमान को भी मिल रहा है जो गरीब है। जी, तो यही तो बात है इस कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हुए हैं, अभी तो चर्चा शुरू हुई है और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। और योगी आदित्यनाथ ने 8 सालों में अपनी एक राजनीति की एक ऐसी राजनीतिक शैली पेश की है जिसको लेकर प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को एक लगता है कि वह से प्रेरक तत्व है। बुलडोजर एक बड़ा फैक्टर रहा है उनके शासन का। हालांकि अदालत ने उस पर ब्रेक लगाया, थोड़ा रुका भी है मामला, लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो अपनी शैली में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही तालमेल के साथ मोदी जी के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं। और मैंने उनको इस रूप में देखा है कि जहां कहीं भी वो भाषण के लिए खड़े होते हैं,
वो पहले मिनट के आखिर तक जरूर मोदी की बात को अपने उसमें चर्चा में लेकर आते हैं। तो उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो दिल्ली से उनके और दिल्ली के बीच में या अमित शाह के बीच में या जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की जो चल रही है, तो उसके बीच में जो तमाम पक रहा है, सम रहा है, तो उसको वो ऊपर से दिखाना चाहते हैं कि नहीं सब ठीक है। उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा कर रहे हैं। जी, बहुत सारे मायने हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने कम से कम, जो माना ये जा रहा था कि मोदी जी का राज खत्म होगा तो हम अमित शाह ही बनेंगे, लेकिन एक नाम तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर चर्चा तो शुरू करा दी है। तो अगर बीजेपी समर्थकों में वोटिंग कराई जाए तो जाहिर है योगी जी नंबर 1 हो जाएंगे। और आरएसएस का समर्थन भी उनको प्राप्त है, जबकि वो आरएसएस के मूल कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। वो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन आरएसएस का आशीर्वाद भी उनको मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने कहा ना कि हरि कथा अनंता, योगी आदित्यनाथ जी के जो राजनीतिक शैली है उस पर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ और पत्रकारों से इस पर चर्चा की जाए, उनके अगर योगी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो उसको लगा दीजिए, देखने दीजिए लोगों को, जिनकी श्रद्धा भक्ति है देखें। जी 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 जरूर। मैं योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा, जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसको मैं अपने दर्शकों के लिए छोड़ जाता हूं कि वो और क्या कह रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों से एक ये वादा भी कर रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होगी कि मैं योगी आदित्यनाथ जी का जो एक, चूंकि इस दशक में अगर देखा जाए तो एक ऐसी राजनीतिक शैली के साथ वो सामने आए हैं और वो यंग भी हैं, आगे उनकी राजनीति में बहुत वक्त है उनके पास और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं। तो उनकी राजनीतिक शैली पर बात होनी चाहिए, उनकी उपलब्धियों पर बात होनी चाहिए, उनकी कमियों पर बात होनी चाहिए, उनकी आलोचनाओं पर बात होनी चाहिए, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक पूरे भारत में अपनी एक छवि क्रिएट की है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में चुनाव प्रचार की जरूरत पड़ती है तो उनको वहां भेजा जाता है। तो बहुत सारे एक पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के और उनकी सियासत के, तो उन पर हम चर्चा आगे बनाए रखेंगे। लेकिन हम इस फिलहाल विदा लेते हैं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए योगी आदित्यनाथ का प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ जाते हैं, जिसमें वो अभी भी अपने जो उनकी उपलब्धियां हैं 7 साल की, उसकी बात 8 साल की, उन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। और वो 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना नहीं भूलते हैं। ये ठीक है कि वो 8 साल तक शासन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो समाजवादी पार्टी की जो कमियां हैं उस पर वो ज्यादा चर्चा करते हैं अपने भाषणों में भी और अपनी अलग अलग चर्चाओं में भी।